हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का रामानुज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से हम कला संबंधित सभी टॉपिक देखने वाले हैं बारी बारी से। तो हम सबसे पहले आप लोगों को इंडेक्स दिखा देते हैं कौन से टॉपिक करेंगे। तो पहला टॉपिक रहेगा हमारा कला और संस्कृति से। उसके बाद में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को देखने वाले हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर रहेगा राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता। फोर्थ नंबर रहेगा बांध और जलाशय। फिफ्थ नंबर रहेगा भारत में झीलें। सिक्स्थ नंबर रहेगा भारत में दर्रे। सातवें नंबर पर रहेगा भारत में नदियाँ। आठवें नंबर पर रहेगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। नौवें नंबर पर रहेगा संविधान संशोधन। 10वें नंबर पर रहेगा भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल। 11वें नंबर पर रहेगा रोग और विटामिन। 12वें नंबर पर रहेगा रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र। 13वें नंबर पर रहेगा वैज्ञानिक नाम अध्ययन और उपकरण। 14वें नंबर पर है भारत के पर्वत। 15वें नंबर पर है मौलिक अधिकार। 16वें नंबर पर रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता। 17वें नंबर पर है परिवहन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। 18वें नंबर पर है आविष्कार और खोज। 19वें नंबर पर देखेंगे राष्ट्रपति, संसद एवं संघ लोक सेवा आयोग। 20वें नंबर पर देखेंगे जनगणना 2011 और 21वें नंबर पर देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं एवं पंचायती राज। 22वें नंबर पर देखेंगे पुस्तकें और लेखक। 23वें नंबर पर देखेंगे मुख्यालय और 24वें नंबर पर खेल और ट्रॉफियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कला संस्कृति से संबंधित है। इसके अंदर हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और व्याख्या सहित देखने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी क्लासें। तो हम बारी बारी से इन सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा कला और संस्कृति। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो ये केरल राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो पुलिकली जिसे बाघ नृत्य कहते हैं, केरल राज्य की एक लोक कला है। इस कला का अर्थ है बाघों का खेल। इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखने में बेहद दिलचस्पी और मज़ेदार होता है। वे चेंदा, थलीक और उड़ुक्कू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की ताल पर नाचते हैं। टाइगर हंटिंग थीम त्यौहार के प्रदर्शन का विषय एक शिकारी द्वारा बंदूक चलाने और छिपकर खेलने वाले बाघों पर आधारित है। मेकअप बाघों की तरह दिखने के लिए शरीर और चेहरे पर मेकअप किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट अतिरिक्त नृत्य देखते हैं। तो यक्षगान है कर्नाटक का, गरबा है गुजरात का, भांगड़ा है पंजाब का, छापेली है उत्तराखंड का, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली है केरल का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इनको रट लेना इनको, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर हमारा, मछलीपट्टनम और मसूलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो किस काम के लिए प्रसिद्ध है? कलमकारी के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मछलीपट्टनम अपने हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य एशियाई देशों को निर्यात किए जाने वाले कलमकारी वस्त्रों का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मछलीपट्टनम शहर कलमकारी कपड़ों के लिए जाना जाता है। कलमकारी विशेष रूप से सजावट और धार्मिक अलंकरण के लिए डाई पेंट किए गए कपड़े तैयार करने की एक तकनीक है। लाल, नीला, पीला और हरा इस तकनीक में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले 4 रंग हैं। कितने रंग हैं? 4 रंग। इस प्रक्रिया के दौरान कपड़े को कपास की नोक वाली बांस की छड़ी से खींचा जाता है और खनिज रंगों में रंगा जाता है। इसमें मलमल को धोने, भिगोने और रंगने जैसी प्रक्रिया शामिल होती है। मछलीपट्टनम में कलमकारी कलाकार आमतौर पर व्यापार की मांग के अनुसार हाथ से पेंटिंग के साथ साथ ब्लॉक प्रिंटिंग
का अभ्यास करते हैं। वर्तमान में मछलीपट्टनम और कालाहस्ती राज्य में कलमकारी निर्माण के 2 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से केंद्र हैं? मछलीपट्टनम और कालाहस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? तो कौन सा है? किसकी धा कांड कौन सा है? किसकी धा कांड है। किसकी धा कांड वाल्मीकि रामायण का सबसे छोटा कांड है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बालकांड, यह रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से पहला और सबसे लंबा है। तो ये पहला और सबसे लंबा है कौन सा? बालकांड। ये विभिन्न देवी देवताओं के व्यापक आह्वान के साथ शुरू होता है। इसमें अन्य कहानियों के अलावा शिव और पार्वती की कहानी शामिल है। अध्याय अयोध्या में राम के जन्म, उनके बचपन, ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, जनकपुर में प्रवेश, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने, सीता से विवाह और अयोध्या लौटने का वर्णन करता है। सेकंड है अयोध्या कांड। अयोध्या का अध्याय 326 दोहा है। यह रामचरित्र का दूसरा अध्याय अयोध्या में राम के राज्य अभिषेक की तैयारी के साथ शुरू होता है। इस अध्याय में वर्णित अन्य घटनाओं में राम का वनवास, दशरथ की मृत्यु, राम का निषाद और वे केवता नाविक के साथ मुठभेड़, भरत की अयोध्या वापसी और उनकी मां की योजना पर उनका गुस्सा, भरत और राम का जंगल में मिलना और भरत के साथ अयोध्या के सिंहासन पर राम की चरण पादुका की स्थापना। नेक्स्ट है अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड है। यह वन का अध्याय 46वां दोहा है। यह संक्षिप्त लेकिन घटनापूर्ण अध्याय गीत सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में राम के जीवन और वहाँ रहने वाले विभिन्न ऋषियों अत्रि, अनुसुईया, अगस्त्य के साथ उनकी मुलाकात का वर्णन करता है। रावण की बहन सुपर्णखा से मुलाकात और उसका अपमान, राक्षसों के साथ युद्ध, खर और दूषण बदला लेने के लिए रावण की योजना, मिर्ची का स्वर्ण मृग का प्रतिरूपण, सीता का अपहरण और राम के दुख और सीता की खोज की शुरुआत है। इस अध्याय के कुछ अन्य प्रसंग देखते हैं। किष्किंधा कांड। किष्किंधा का अध्याय 30वां दोहा है। यह रामचरित्र का सबसे छोटा अध्याय है। यह हनुमान और राम की मुलाकात, सुग्रीव के साथ राम की मित्रता, बाली की हत्या और सुग्रीव की सेना द्वारा सीता की खोज की शुरुआत को दर्शाता है। सेकंड है कौन सा कांड है? सुंदरकांड। सौंदर्य का अध्याय 60 दोहा है। यह रामचंद्र का 5वां अध्याय है। रामचरितमानस का 5वां अध्याय है और कई लोग इसे पूरे पाठ का हृदय मानते हैं। यह हनुमान के कारनामों का वर्णन करता है, उसका समुद्र पार करना, लंका में प्रवेश, विभीषण के साथ उसकी मुलाकात, सीता की खोज और उससे मिलना और लंका को जलाना। इस अध्याय में वर्णित अन्य प्रसंग हैं। विभीषण का दल बदल, राम और रावण के बीच संदेशों का आदान प्रदान और राम का समुद्र का वश में करना। अगला कांड है लंका कांड। लंका का अध्याय 121 दोहा। यह अध्याय रावण के द्वीप राज्य लंका में राम के प्रवास की पूरी अवधि का वर्णन करता है। एपिसोड में समुद्र पर एक पुल का निर्माण और लंका में पार करना और अंगद का रावण के लिए निसफल शांति मिलन शामिल है। फिर विभिन्न नायकों के पतन, लक्ष्मण की चोट और वसूली और अंत में रावण की हत्या के साथ युद्ध का अनुसरण करता है। युद्ध के बाद विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया जाता है। सीता को वापसी और अयोध्या वापस यात्रा होती है। अगला है उत्तरकांड। बाद की घटनाओं का अध्याय या उपसार जो 130वां दोहा है। यह रामचरितमानस का 7वां और अंतिम अध्याय है, जिसमें लंका के युद्ध के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन है। प्रमुख घटनाएं राम के वनवास का अंत
और अयोध्या में उनकी वापसी। अयोध्या के राजा के रूप में राम की ताजपोशी और उनके अनुकरणीय शासन राम राज्य का वर्णन है। इसके बाद भगवान राम के अवतार के प्रस्थान, गुरुड़ और काकबू सूडी के बीच संवाद और पाठ के समापन का आह्वान वितरण है। 4th नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा स्वयं शेरशाह ने अपने जीवन काल में और उनके बेटे इस्लाम शाह के शासनकाल के दौरान बनाया था। शेरशाह की मृत्यु 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 इसका निर्माण पूरा हुआ। शेरशाह का मकबरा इंडो इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह वास्तुकार मीर मोहम्मद अली वाल खान द्वारा अभिकल्पित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है निम्न में से कौन सा है? तो वह है छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का एक क्षेत्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। बिहार में लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्यौहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्यौहार है, सूर्य देव को समर्पित है। यह त्यौहार साल में 2 बार चैत्र मास मार्च और कार्तिक मास से नवंबर में मनाया जाता है। यह उत्सव 4 दिन का है, जहां लोग नदी के किनारे सूर्य अस्त सभा के दौरान उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे लोकगीत भी गाते हैं और सूर्य देव और छठी मैया की स्तुति में नृत्य करते हैं। बिहार में लोगों की इस त्यौहार में अपार आस्था है और वे अपने घरों में पवित्रता बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस त्यौहार के माध्यम से आसपास से कई नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। नोट, मधुश्रवणी पर्व बिहार के मिथिलांचल में विशेष रूप से बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणित इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रास तरंगिणी। क्या है? रास तरंगिणी है। बी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। मिथिला की संगीत परंपरा के प्रमाणित इतिहास का मुख्य स्रोत है रास तरंगिणी। मैथिली नाटक मिथिला के दरबारों में नीति नाट्य परंपरा बन रही थी, जिसको कीर्तनिया नाटक कहते हैं। कीर्तनिया नाटक का आरंभ प्राय शिव या कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करने से हुआ, परंतु वे धार्मिक नाटक नहीं होते थे। कीर्तनिया का अभिनय रात को होता था तथा इसका अपना विशेष संगीत हुआ करता था, जिसे नादी कहते हैं। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं अमता दरभंगा में, डुमराव बक्सर में, बेतिया पश्चिमी चंपारण में। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र है गया। कौन सा है? गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामा चक्के व लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो यह है मिथिला में मनाया जाता है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। सामा चकेवा या चकवा मिथिला क्षेत्र में विभिन्न त्योहारों में होने वाला एक नृत्य नाटक है, जो उत्तरी बिहार को कवर करता है और नेपाल में फैला हुआ है। यह विशेष रूप से नवंबर में मनाया जाता है, जब पक्षी हिमालय से भारत के मैदानी इलाकों की ओर पलायन शुरू करते हैं। बिहार के भागलपुर में बिहुला त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार को विषहरी पूजा भी कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कोजागरा व्रत मुख्यतः बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा? नवकलेवर उत्सव उड़ीसा के अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है। नब्बा का अर्थ है नया और काले का अर्थ है शरीर। इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों की नई मूर्तियों से बदला दिया जाता है।
माना जाता है कि भगवान श्री जगन्नाथ नवकलेवर के दौरान नए शरीर को सुशोभित करते हैं। यह आमतौर पर हर 12 से 19 साल में होता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुरुषोत्तम महीने के रूप में कहे जाने वाले वर्ष में आषाढ़ के शुभ 2 महीने के आधार पर होता है। अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो यह नागालैंड में बोली जाती है। कहाँ पर? नागालैंड में बोली जाती है। नागालैंड विधानसभा द्वारा अंग्रेजी नागालैंड की आधारिक भाषा है। कौन सी है? अंग्रेजी नागालैंड की आधारिक भाषा है। नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, सेमा, अंगामी व रेंगमा इत्यादि भाषा बोली जाती हैं। अंगामी तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की अंगामी पोचरी शाखा की अंगामी उपशाखा की एक भाषा है। राज्य के निवासियों के बीच यह संपर्क भाषा के रूप में विकसित हो चुकी है। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भाषा कोन्याक जिसका हिस्सा अकेले 46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किसी राज्य का त्यौहार है? तो ये लद्दाख का है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल लेह से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेमनला में सिंधु नदी के किनारे मनाया जाता है। यह महोत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह सिंधु नदी के तट पर सभ्यता और संस्कृति के संगम को दर्शाता है। दर्शन महोत्सव का आयोजन 1997 से किया जा रहा है। इस त्यौहार में शामिल होने वाले लोग अपने राज्य के नदी के पानी से भरे मिट्टी के बर्तन लेकर आते हैं और उन्हें सिंधु नदी में विसर्जित करते हैं। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। प्राचीन सेंट थॉमस चर्च केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। यह चर्च दीव किले के अंदर स्थित एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर स्थित है। इस चर्च का निर्माण गोथिक वास्तुकला में किया गया है। चर्च की इमारत में सफ़ेद बाहरी दीवारों पर पुर्तगाली काल के कई चित्र बने हुए हैं। इस संग्रहालय या चर्च में मसीह और मदर मेरी की पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कौन सा है? मयूर नृत्य। कौन सा है? मयूर नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मयूर नृत्य। लोक नृत्य उन नृत्यों को कहते हैं जिनमें प्राय निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है। ये नृत्य 19वीं शताब्दी या उससे पहले के हैं जिन्हें पेटेंट नहीं कराया गया। इस नृत्य का ढंग पारंपरिक होता है, न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा नवाचार द्वारा सर्जित। इसके नृत्यकार आम आदमी होते हैं, न कि कुलीन वर्ग। अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख नृत्य हैं दामेडा डांस, वाचो डांस, तापू नृत्य, बाडो छम, खापटी नृत्य, बुइया नृत्य, रिखम पाड़ा नृत्य, लायन डांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? श्रृंगार राग नहीं है, बाकी तीनों राग हैं। श्रृंगार कोई राग नहीं है। श्रृंगार 9 रसों में से एक है जिसे आमतौर पर कामुक प्रेम, रोमांटिक प्रेम या आकर्षण या सुंदरता के रूप में अनुवादित किया जाता है। रस का अर्थ है संवाद और रस का सिद्धांत रंगमंच, संगीत, नृत्य, कविता और मूर्तिकला सहित शास्त्रीय भारतीय कलाओं के पीछे प्राथमिक अवधारणा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत भावनाओं से परिपूर्ण एक सहज राग उत्पन्न करता है। राग में एक आत्मा होती है जो स्वरों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। राग की भावना को मोटे तौर पर रस के रूप में समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? तो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। लोटिया गाने पारंपरिक रूप से राजस्थान से जुड़े हुए हैं। लोटिया त्यौहार के दौरान चैत्र महीने में लोटिया गाया जाता है। किस महीने में? चैत्र महीने में। महिलाएं तालाबों और कुओं से पानी भरा लोटा या कलश लेकर आती हैं। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है और इसे किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है किस राज्य में स्थित है?
तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सौर मंदिर जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। सौर मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के ग्रेनाइट के खंडों से बना है। सौर मंदिर परिसर सहित ममलापुरम स्मारकों और मंदिरों को सामूहिक रूप से 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था। पूरे मंदिर परिसर को जलाशय पानी में पड़ा हुआ कहा जाता है। सौर मंदिर में खुदाई करने वाला पहला मंदिर विष्णु मंदिर था। महाबलीपुरम, जिसे ममलापुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में 7वीं शताब्दी में बने अपने किनारे के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सौर मंदिर का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे को देखता है। सौर मंदिर राजसिम्हा द्वारा बनाया गया है। किनके द्वारा? राजसिम्हा के द्वारा। इसमें 2 शिखर हैं, एक विष्णु का मंदिर है और एक शिव का। 16वीं सदी के यूरोपीय यात्रियों के लिए ममलापुरम को सेवन पोगड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सेवन पोगड़ा के नाम से। ममलापुरम का सौर मंदिर पल्लव राजा राजसिम्हा या नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और यह दक्षिण भारत में महत्व का सबसे पुराना संरचनात्मक मंदिर है। सौर मंदिर एक रॉक कट और एक मुक्त खड़े संरचनात्मक मंदिर दोनों हैं। पूरा मंदिर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ग्रेनाइट बोल्डर पर खड़ा है। परिसर में 3 अलग अलग मंदिर हैं, 2 भगवान शिव को समर्पित हैं, एक विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांड-फाथेर थिएटर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में परंपरा है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। भांड-फाथेर कश्मीर का एक प्राचीन पारंपरिक लोक रंगमंच है। भांड-फाथेर लोक रंगमंच आमतौर पर खुले स्थानों में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खुले स्थानों में। भांड-फाथेर ऋषियों के जीवन की कहानियों की याद दिलाता है जो सूफी संत हैं। भांड भावना से आता है। यह एक व्यंग्यपूर्ण और यथार्थवादी नाटक जो आमतौर पर एक मोनोलॉग होता है। भारत में नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे, सभी में पूछा जाता है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। त्योहार का नाम एक पक्षी भारतीय हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन, मेलों और धार्मिक समारोहों का एक रंगीन मिश्रण प्रदान करता है। हल्दा हल्दा हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक हल्दा है। धन की देवी शशिकर आपा को श्रद्धांजलि देकर नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। तो हल्दा कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। अगला है लोसूंग या नामसूंग। कौन सा है? लोसूंग या नामसूंग। लोसूंग या नामसूंग सिक्किम का नया साल जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। यह उत्सव तिब्बत चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने की 29 तारीख से शुरू होता है और 1 सप्ताह तक चलता है। ओणम अगला कौन सा है? ओणम। ओणम केरल में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह केरल में शांति और समृद्धि लाने वाले असुर राजा महाबली के घर वापसी का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से। घेरिया नृत्य गुजरात का लोक नृत्य है। तो गुजरात के अन्य लोक नृत्य हैं गरबा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घेरिया रास, गोफे, जेरियन, डाडिया रास, पणिहारी, रासलीला, लास्या, गणपति भजन इत्यादि। हरियाणा के हैं छोरिया। कौन सा है? छोरिया, डफे, धमाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खेरिया, फांग। महाराष्ट्र का है तमाशा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डाहिकल, लेजिम, गोद लगीत, बोहरा, लावणी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोली, मोनी, गणेश चतुर्थी। पंजाब के है बांगड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिद्दा। गुजरात का प्रमुख
लोक है? तो गिद्दा गुजरात का है। नृत्य तो गरबा नृत्य महिलाओं द्वारा नवरात्रि तथा होली के अवसर पर किया जाने वाला एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। गरबी यह पुरुषों का नृत्य है जो गरबा के समान होता है, परंतु इसे पद संचालन भिन्न होते हैं। डांडिया रास इसे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। अपने हाथ में डांडिया की छड़ी लेकर वे उसके आवाज पर एक काल्पनिक वृत्त के चारों ओर तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट है बालचो और सारटिल के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं। तो ये गोवा के हैं। कहाँ के हैं? गोवा के। बालचो या सोरपटिल गोवा के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं। बालचो पोर्न बालचो गोवा की एक बेहतरीन डिश है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। प्रॉन बालचो प्रॉन अचार की तरह दिखाई देता है। प्रॉन बालचो पाव या उबलते हुए चावल के साथ परोसा जाता है। इन प्रॉन बालचो को बनाने के लिए प्रॉन के साथ साथ प्याज, टमाटर व कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। सोरपटिल पुर्तगाली परंपराओं को प्रेरित सोरपटिल व्यंजन क्रिसमस के दौरान गोवा में हर कैथोलिक घराने में बनता है। कहाँ बनता है? कैथोलिक घराने। इस डिश को बनाने के लिए पोर्क, बीफ या मटर लीवर का इस्तेमाल किया जाता है। जश्न ए रेखा क्या है? तो जश्न ए रेखा क्या है? उर्दू भाषा का जश्न बनाने के लिए वार्षिक साहित्य के उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जश्न ए रेखा उर्दू भाषा का जश्न बनाने के लिए वार्षिक साहित्य के उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। जश्न ए रेखा उर्दू और हमारी मिश्रित संस्कृति का जश्न बनाने वाला 3 दिवसीय त्यौहार है। दुनिया का सबसे बड़ा उर्दू भाषा का साहित्यिक उत्सव है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं और साहित्य के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन रेखा फाउंडेशन के तत्वाधान में हर साल दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का नारा उर्दू का जश्न मनाना है। यह उत्सव पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था। एक तरफ उत्सव हैं, दूसरी तरफ हैं संबंधित राज्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा परबा उत्सव उड़ीसा में, फगली उत्सव हिमाचल प्रदेश में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में, चिली महोत्सव मध्य प्रदेश में, ग्लोबल आयुर्वेदिक महोत्सव कोची केरल में, करगा महोत्सव बेंगलोर कर्नाटक में, फूल देई महोत्सव उत्तराखंड में, लाई होरबा महोत्सव त्रिपुरा में, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, समक्का सरलामा जतारा तेलंगाना में, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल नई दिल्ली में, लुई नगईनी मणिपुर के अंदर, होला मोहल्ला पंजाब में, काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में। नेक्स्ट है थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो ये केरल का है। थिरिमुट्टम एक अनुष्ठान किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल भारतीय राज्य है केरल में। कवादियोट्टम नृत्य मुख्य रूप से भगवान सुब्रमण्यम के मंदिरों में एक प्रसाद के रूप में किया जाता है। प्रदर्शन के लिए कई नर्तक मंदिरों में इकट्ठा होते हैं जो पीले या गुलाबी रंग के परिधानों में तैयार होते हैं। उनके शरीर को राग की रेखाओं से मार दिया जाता है और प्रत्येक उम्मीदवार के कंधे पर अलंकृत कावड़ी होती है। वे एक पंक्ति में खड़े होते हैं और उड़ुक्कू, चेड़ा और यहाँ तक कि नागासौरम जैसे वाद्य यंत्रों की तालबंद तालियों के साथ नृत्य करते हैं। केरल के अन्य लोक नृत्यों में अर्जुन नृत्यम कौन सा है? अर्जुन नृत्यम है, मुदियट्टू है, मुदियट्टू नृत्य है, कुथियोत्तम नृत्य है, पूर्व ककाली नृत्य है, ग्रुदन थुक्कम नृत्य है, थोल पाव कुतु है, कृष्णे नोटम है, मयुट्टम है, कसाई कोतु है, मार्गम काली नृत्य है, संग काली शामिल हैं। वर्देश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो वर्देश्वर मंदिर है तंजावुर में। वर्देश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है।
वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। कौन सा है? हिंदू मंदिर है, तमिलनाडु के तंजावुर में। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच ही चोल शासक राजराज प्रथम चोल ने करवाया था। उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। वरदेश्वर मंदिर विश्व का पहला पूर्ण ग्रेनाइट से बना मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसके समर्पित है? शिव को। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है कथक से। बिरजू महाराज बनारस घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित हैं। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1937 को हड़िया उत्तर प्रदेश में हुआ। हाल ही में 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। कथक नृत्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं लच्छू महाराज, बिंदी दीन महाराज, अछन महाराज, शोभना नारायण, सुखदेव महाराज, सितारा देवी आदि। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्यों संबंधी क्षेत्र राहुल नृत्य, धुरिया नृत्य, कार्तिकी नृत्य बुंदेलखंड, चरकुला लोक नृत्य ब्रज, मंडल नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य को समर्पित है। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। मुख्य रूप से बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कोलकाता और झारखंड में बनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में दिवाली के एक सप्ताह के बाद मनाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्योहारों में से एक रूप में जाना जाता है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्योहार हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? असम में। उगादी कर्नाटक में। ओणम केरल में। चाप चरकूट मिजोरम में। हॉर्नबिल नागालैंड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हॉर्नबिल। नुआखाई जोहर उड़ीसा में। पोंगल तमिलनाडु में। तो पोंगल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हर्षचरित्र। बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं। तो बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखक देखते हैं और उनके साहित्य देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। पाणिनि अष्टाध्यायी, अश्वघोष बुद्धचरित्र, नागार्जुन ने मध्यमिका कारिका, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज ने इंडिका, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस, कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु साबरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कालिदास की पुस्तकें, वात्स्यायन ने कामसूत्र, हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की है हर्षचरित्र और कादम्बरी। कल्हण की है राजतरंगिणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्बी की है किताब उल यामिनी। फिरदौसी के हैं तारिक ए फरिश्ता, गुलशन ए इब्राहिमी, शाहनामा। अलबुन्नी के है किताब उल हिंद। हसन निजामी की है ताज उल मासीर। फ़खरुद्दीन की है तारिक ए मुबारक शाही। मिनाहा ए सिराज की है तबकात ए नसीरी। अबुल फजल की है आईने ए अकबरी और अकबरनामा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबू फजल की पुस्तकें। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से माच का नाट्य रूप जुड़ा हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य रूप है। माच शब्द का प्रयोग मंच के लिए और नाटक के लिए भी किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राज्यों के रंगमंच के विभिन्न रूप हैं। तमाशा महाराष्ट्र का है। दशावतार है कोकण तट का। कृष्णाटम है केरल का। मुदियट्टू है केरल का। थय्यम या कालियाट्टम है केरल का। कुडियाट्टम है केरल का। यशगान है कर्नाटक का। थेरुक्कू है तमिलनाडु का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला पाठ जिसमें संगीत के लिए श्लोक रखे गए हैं? तो किस में रखे गए हैं? सामदेव में। सामदेव सबसे पहला पाठ है जिसमें संगीत के लिए श्लोक रखे गए हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गीत है। इस वेद में मुख्य रूप से यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले भजनों का संकलन है। इसके पाठ उद्धृत कहलाते हैं। भजनों के व्यवस्थित ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देव सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की रचना
विश्वामित्र ने की थी। किसने की थी? विश्वामित्र ने। 8वें मंडल में हस्तलिखित वचनों को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चतुर्ण्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से पंखेड़ा, कौन सा? पंखेड़ा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान से है। पंखेड़ा नामक पारंपरिक लोकगीत राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिसे किसानों खेतों में काम करते हुए गाते हैं। कुछ लोक संगीत हैं। बिहू गीत असम का है। बसंती, छोपाती, छुरा, चौनफुला और झुमिला, जागर, खुदेड़, मंगल, पूजा ये हैं उत्तराखंड से। लावणी है महाराष्ट्र से। पांडवानी है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। बठियाली है बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा की अवधि क्या है? तो ये गुप्त वंश से संबंधित है। सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के पास खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा गुप्त काल की है। मूर्ति 500 से 700 ईस्वी के बीच की है। यह 2.3 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा और इसका वजन है 500 किलोग्राम से अधिक है। यह पूर्वी भारतीय शहर सुल्तानगंज भागलपुर जिले बिहार में 1861 में ईस्ट इंडिया रेलवे के निर्माण के दौरान पाया गया था। गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 3री शताब्दी ईस्वी के मध्य से लेकर 543 ईस्वी तक मौजूद था। इस अवधि को इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। श्री गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।